नाउ वी स्टार्ट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे कंसेप्ट कवर हैं, तो आप लोग को बगल में एक समरी बना लेनी चाहिए कंसेप्ट वाइज, और उसके जो की वर्ड रहेंगे, फॉर एग्जांपल कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अप्रॉक्सीमेट 15 कंसेप्ट कवर होंगे। अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ internal control system. Second one is the limitation of internal control system. Component of internal control system. Benefit of, इस मैनर में आपको टोटल अप्रॉक्सीमेट 15 से अप्रॉक्सीमेट 15 कंसेप्ट मिलेंगे। तो आपको इस टाइप से एक समरी ज़रूर बना लेनी चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जिससे आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम लर्न हो जाएगा वो चीज़ें कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल में कंसेप्ट कवर है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करते हैं मीनिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नथिंग बट द इट इज़ ए पॉलिसी, प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ये एक प्रोसेस है, सिस्टम है, पॉलिसी है, विच इज़ डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन बाय द मैनेजमेंट, TCWG एंड अदर पर्सोनल टू प्रोवाइड ए रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू SECR, जो एंटिटी के 4 ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। एस का मतलब है सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, ई का मतलब है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, सी का मतलब है कंप्लायंसेस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, और आर का मतलब है रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये SECR से याद रखिएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू अचीव द एंटिटी ऑब्जेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू सेफगार्डिंग, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल लगाने का? एंटिटी में 4 ऑब्जेक्ट है, 2 ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है और 2 एसेट से रिलेटेड है। कंट्रोल अगर अपन लगा दिए तो अपने को एक एश्योरेंस मिलेगा कि कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं इन अकॉर्डेंस विथ मैनेजमेंट जर्नल और स्पेशल अथोराइजेशन। मतलब ऑल ट्रांजैक्शन आर अथोराइज, कोई भी अनअथोराइज ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। कंट्रोल लगाने से दूसरा ऑब्जेक्ट अचीव होता है, ऑल ट्रांजैक्शन आर प्रॉम्प्टली। कंट्रोल एक एश्योरेंस देता है कि कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसको प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड किया गया है, करेक्ट अमाउंट से, करेक्ट अकाउंट में, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, so as to permit the management to prepare the financial statement as per the recognized accounting policies and as per the relevant statutory requirement। तो कंट्रोल लगाने का सेकेंड ऑब्जेक्ट यही है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अमाउंट, इन द अप्रोप्रिएट अकाउंट, इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, so as to permit the preparation of financial statement as per the recognized accounting policy and as per the legal requirement। थर्ड इज अ कंट्रोल लगाने का थर्ड ऑब्जेक्ट एसेट आर सेफगार्ड फ्रॉम अनअथोराइज यूज, असेस और डिस्पोजिशन। मतलब कंपनी की एसेट को कोई भी अनअथोराइजली यूज ना कर पाए, असेस ना कर पाए, उसको डिस्पोज ऑफ ना कर पाए। एंड द फोर्थ वन इज द रिकॉर्डेड एसेट आर कंपेयर विद द एग्जिस्टिंग वन एट ए रीजनेबल इंटरवल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन इफ एनी डिफरेंस अराइज। तो रिकॉर्डेड एसेट को कंपेयर किया जाता है एग्जिस्टिंग एसेट से, मतलब जो एक्चुअल में एसेट है, और जो डिफरेंस आता है उसका अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है। फिर पर्पज कंट्रोल का वही होता है SECR कंट्रोल लगाने का, सेफगार्डिंग, एफिशिएंसी, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल। नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कितने भी अच्छे कंट्रोल क्यों न लगा दो, कंट्रोल में भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, कंट्रोल में भी इनहेरेंट लिमिटेशन हो सकती है। इसलिए कंट्रोल कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगा कि वो हर फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सके टाइमली बेसिस पर।
देयरफॉर कंट्रोल आल्सो प्रोवाइड ओनली ए रीजनेबल एश्योरेंस, वो केवल एक रीजनेबल एश्योरेंस मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कंट्रोल में इनहेरेंट लिमिटेशन होती है और उस इनहेरेंट लिमिटेशन के कुछ की पॉइंट याद रखिएगा। CHUMA, सी 2 बार रहेगा, है ना, CHUMA, सी 2 बार रहेगा। फर्स्ट सी का मतलब है बेटा कंट्रोल में इनहेरेंट लिमिटेशन का पहला रीजन, क्यों कंट्रोल में कमियां होती है, पहला रीजन कंट्रोल को कल्यूजन मतलब मिली भगत करके कंट्रोल को ब्रीच किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। तो कंट्रोल कैन बी सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंटेड का मतलब ब्रेक करना, बाय द कल्यूजन ऑफ 2 और मोर पीपल। कंट्रोल को ओवरराइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो फर्स्ट इज द सी का मतलब है कल्यूजन, एंड सेकेंड सी का मतलब है कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिव। मैनेजमेंट हमेशा कंट्रोल डिजाइन करते समय, इंप्लीमेंट करते समय कंसीडर करती है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर किसी कंट्रोल को डिजाइन करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मैनेजमेंट को लग रहा है उसका बेनिफिट कम है, तो मैनेजमेंट उस कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो अच्छे कंट्रोल डिजाइन नहीं करती है मैनेजमेंट, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग को मैनेजमेंट लुक करती है कि कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस सेकेंड रीजन याद रखेगा। तो C2 हो गया बेटा। अब थर्ड इज द H का मतलब है ह्यूमन एरर, क्योंकि कंट्रोल अल्टीमेट ह्यूमन के द्वारा एक्सरसाइज किए जाते हैं और ह्यूमन से गलतियां हो सकती है कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने में। तो थर्ड वन इज द ह्यूमन एरर। फोर्थ वन इज द U का मतलब है बेटा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो कंपनी के रेगुलर ट्रांजैक्शन को देखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं, इसलिए कंट्रोल कंपनी में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज द M का मतलब है मैनेजमेंट जजमेंट। मैनेजमेंट जजमेंट लेती है कंट्रोल डिजाइन करते समय कि कौन से कंट्रोल और कितने ज़्यादा कंट्रोल लगाए जाए, और मैनेजमेंट का जजमेंट गलत निकल सकता है। तो M का मतलब मैनेजमेंट जजमेंट। और नेक्स्ट वन इज A का मतलब है एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि लोग अपने अथॉरिटी का मिस यूज कर सकते हैं, लोग अपनी अथॉरिटी का मिस यूज कर सकते हैं। जो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कंट्रोल का मिस यूज कर सकते हैं। तो आपको बेटा इससे 6 वर्ड याद रखना है। फर्स्ट सी का मतलब है कल्यूजन अमॉन्ग द एम्प्लॉय, सेकेंड सी का मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एच का मतलब ह्यूमन एरर, यू का मतलब अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को कंट्रोल डिटेक्ट नहीं कर पाता है, एम का मतलब मैनेजमेंट जजमेंट गलत हो सकते हैं कंट्रोल को डिजाइन करने में, इंप्लीमेंट करने में, और जो पर्सन कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज कर सकते हैं और कंट्रोल को ब्रीच करके बहुत बड़े फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। तो ये 6 लिमिटेशन याद रखिएगा। इनहेरेंट कंट्रोल्स, इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट। इसमें बेटा MCQ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट कंसेप्ट कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं SECR, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितने ज़्यादा अच्छे कंट्रोल होंगे, जितनी अच्छे कंट्रोल की इफेक्टिवनेस होगी, उतना एंटिटी का ऑब्जेक्ट हम अचीव कर पाएंगे। तो एंटिटी अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने में सक्सेस हो पाएगी अगर कंट्रोल इफेक्टिव होंगे ज़्यादा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया कंट्रोल का एंटिटी के ऑब्जेक्टिव से। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो ऑडिटर चेक करता है, इवैल्यूएट करता है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स होते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल कंट्रोल दैट रिलेट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर रेलिवेंट टू द ऑडिट। यानी कि
सभी कंट्रोल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से भले ही रिलेट है, बट हो सकता है ऑडिट के लिए वो कंट्रोल रेलिवेंट ना हो, ऑडिटर को वो कंट्रोल चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे इनडायरेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कंपनी के द्वारा लगाए जाते हैं जो कि ऑडिट के लिए हो सकता है रेलिवेंट ना हो। इसलिए ऑडिटर को यहाँ पर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेना होगा कि वेदर ए कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कंट्रोल इज रेलिवेंट टू द ऑडिट और नॉट। उसके लिए ऑडिटर को कुछ फैक्टर हेल्प करेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑडिटर को हेल्प करेंगे? वेदर ए कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कंट्रोल आर रेलिवेंट टू द ऑडिट, क्या वो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है कि नहीं। और इसके लिए एक न्यूमेनिक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MSN डेवलप ए लाइट कॉम्पैक्ट वॉच। MSN डेवलप ए लाइट कॉम्पैक्ट वॉच। M का मतलब है बेटा मटेरियलिटी। अगर कोई आइटम मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लाइक इन्वेंट्री मटेरियल है, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल होंगे वो रेलिवेंट होंगे ऑडिट के लिए। रिस्क बेटा, सिग्निफिकेंट ऑफ असेस रिस्क। एस का मतलब है सिग्निफिकेंट, रिस्क कितना है बेटा। अगर रिस्क बहुत बड़ा है किसी आइटम में तो उससे रिलेटेड सभी कंट्रोल रेलिवेंट होंगे। थर्ड वन इज द साइज ऑफ द एंटिटी। कितनी बड़ी कंपनी, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो कंट्रोल, बहुत सारे कंट्रोल रेलिवेंट होंगे फाइनेंशियल ऑडिट से रेलिवेंट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एंटिटी। MS2 हो गया बेटा। N का मतलब नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स ऑनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, किस नेचर का बिजनेस कर रही है वो, क्योंकि हर बिजनेस में अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, अलग अलग टाइप के कंट्रोल होते हैं रेलिवेंट। एक बिजनेस के लिए कंट्रोल, ये कंट्रोल रेलिवेंट हो सकता है, दूसरे बिजनेस के लिए वो कंट्रोल की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर। तो MSN हो गया अपना। D का मतलब डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी ऑपरेशन। कंपनी का बिजनेस जो है, ऑपरेशन जो है, वो कितना डाइवर्सिफाई नेचर का है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है। L का मतलब है बेटा, D के बाद L आता है अप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी। कंपनी पर कितने लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल होते हैं। अगर बहुत सारे लॉ अप्लीकेबल होते हैं और उसमें बहुत सारे लीगल कंप्लाइंसेस बहुत ज़रूरी है, तो ऑडिटर को बहुत सारे कंट्रोल को इवैल्यूएट करना होगा, क्योंकि कंट्रोल ही लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। फिर C का मतलब है सर्कमस्टेंसेस। कंपनी में क्या परिस्थितियां चल रही है और अप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। लाइक डीमोनेटाइजेशन जिस साल आया था बेटा, उस समय कैश में बेटा बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए थे, बहुत ज़्यादा एरर हुए थे, तो कैश से रिलेटेड कंट्रोल रेलिवेंट हो गए थे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। तो सर्कमस्टेंसेस क्या है एंटिटी में, एन अप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट इज द वेदर एंड हाउ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर प्रिवेंट और डिटेक्ट। यानी कि क्या अकेला एक कंट्रोल ही फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट, या उसके साथ कॉम्बिनेशन अदर कंट्रोल भी अगर साथ में रहेंगे तो फिर फ्रॉड और एरर प्रिवेंट डिटेक्ट हो पाएंगे। तो अगर ऐसा है तो हमें अदर कंट्रोल को भी चेक करना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। तो वेदर और हाउ स्पेसिफिक वन कंट्रोल या फिर अदर कंट्रोल, स्पेसिफिक कंट्रोल के साथ अदर कंट्रोल भी अगर फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट, एरर डिटेक्ट करते हैं तो फिर अदर कंट्रोल भी रेलिवेंट हो जाएंगे। तो बेटा इससे आपको न्यूमेनिक से ये क्वेश्चन याद रखना है, MSN डेवलप ए लाइट कॉम्पैक्ट वॉच। M का मतलब है मर्टेलिटी, S का मतलब है सिग्निफिकेंट ऑफ रिलेटेड रिस्क, S का मतलब है साइज ऑफ द एंटिटी, N का मतलब नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस, D का मतलब डाइवर्सिटी ऑफ द बिजनेस, L का मतलब है लीगल रिक्वायरमेंट, C का मतलब सर्कमस्टेंसेस एंड W का मतलब वेदर एंड हाउ द स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कंट्रोल आर एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट। Next concept is
ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रेलिवेंट कंट्रोल। सबसे पहले ऑडिटर कंट्रोल की डिजाइनिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन किए गए हैं कि नहीं। उसके बाद ऑडिटर इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं एम्प्लॉय के द्वारा, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, ऑडिटर की डिजाइन और इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं। ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, जब कंट्रोल लगाए जा रहे हैं ऑडिटर खुद जाकर देखेगा। इंस्पेक्शन करेगा, कंट्रोल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे, रिपोर्ट होंगे, तो इंक्वायरी करना, ऑब्जर्वेशन करना, इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस करना। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सर्च, केवल इंक्वायरी से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल सकते। देयर आफ्टर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल, वेरी वेरी मोस्ट IMP कंसेप्ट, इंटरनल कंट्रोल 5 चीज़ों से मिलकर डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू कंट्रोल को डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन किया जाता है। द 5 इंपॉर्टेंट कंट्रोल आर द माइक्रा, MICRA। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कंपनी खुद अपना रिस्क असेसमेंट करती कि हमको क्या क्या, किस एरिया से क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ फ्रॉड और एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल एक्टिविटी डिजाइन करती है, लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल, रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल सिक्योरिटीज़। ये सभी कंट्रोल्स हो गए जिसके थ्रू मैनेजमेंट अपने रिस्क को मिनिमाइज करती है। उसके बाद C का मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट एक वेल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, वर्किंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रिटी एंड द एथिकल वैल्यू का, जिससे कि हमारे एम्प्लॉय एथिकली काम कर सके और इंटीग्रिटी मेंटेन कर सके, जिससे हमारे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव वे में ऑपरेट कर सके। नेक्स्ट, उसके बाद मैनेजमेंट एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, जिसमें ट्रांजेक्शन प्रोसेस होंगे, रिपोर्टिंग होगी और अल्टीमेट हम रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंट करेगी। और लास्ट इज द मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को मॉनिटरिंग करते रहेगी कि क्या कोई वीकनेस है क्या, इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में कोई वीकनेस है क्या, और अगर वीकनेस है तो नेसेसरी एक्शन लिया जाए, करेक्टिव एक्शन टू रिमूव द सच डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन किया जाता है। द फर्स्ट वन इज द रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट करती है, उसके बेसिस पर कंट्रोल एक्टिविटी डिजाइन करती है, उसके बाद कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम और मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब सबसे पहला कंट्रोल इन्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कंट्रोल इन्वायरमेंट से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन लिखेगा कंट्रोल इन्वायरमेंट। The auditor shall obtain the understanding of control environment as part of obtaining the auditor shall evaluate। ऑडिटर को सबसे पहले देखना है whether management has created and maintain a culture of honesty and ethical behavior। क्या मैनेजमेंट ने कल्चर क्रिएट किया है कि नहीं ऑनेस्टी का और एथिकल बिहेवियर का। द स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल इन्वायरमेंट कलेक्टिवली प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फाउंडेशन, मतलब जितना अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा बेटा, ये एक अप्रोप्रिएट फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा टू द अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो 2 बातें याद रखिएगा, मैनेजमेंट क्या क्रिएट की है कि नहीं, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, एंड स्ट्रेंथ इन द इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट कलेक्टिवली प्रोवाइड ए अप्रोप्रिएट फाउंडेशन टू द अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो अदर कंपोनेंट इफेक्टिव काम करेंगे, लाइक कंट्रोल एक्टिविटी हो गई, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हो गया, ये इफेक्टिवली और स्मूथली काम करेगा। कंट्रोल इन्वायरमेंट इंक्लूड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का गवर्नेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट कैसे कंपनी को बिजनेस को, कंपनी के बिजनेस को मैनेज कर रही है, गवर्न कर रही है। एंड एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कंसर्निंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, मैनेजमेंट को कितनी अवेयरनेस है और मैनेजमेंट क्या एक्शन लेती है, TCWG क्या एक्शन लेती है कंसर्निंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और उसको कितना इंपॉर्टेंस देती है। यानी कि कुल मिलाकर बेटा मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में कितनी अवेयरनेस है, क्या एक्शन लेती है इंटरनल, और कितना इंपॉर्टेंस देती है एंटिटी को।
कंट्रोल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कैसे करना है बेटा, कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे डिजाइन इंप्लीमेंट होता है, एक कंपनी के कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड होने चाहिए। तो बेटा इसको एक न्यूमेनिक से याद रखिएगा, आईपीसी की धारा में सांप जैसी सजा होती है। आईपीसी में सांप को जो सज़ा मिलती है वैसी सज़ा दी जाती है एक अक्यूज पर्सन को, एक ऑफेंडर को। तो यहाँ पर हमारे लिए आईपीसी 3 वर्ड रहेंगे और सांप मतलब टोटल 7 पॉइंट अपने को लर्न करने हैं। आई का मतलब है बेटा इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, क्या मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ कंपनी की मैनेजमेंट क्या अपने एम्प्लॉय अपने सभी वर्कर को कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं, एंड एनफोर्स अप्लीकेबल कर रही है कि नहीं, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू। तो पहला हो गया इंटीग्रिटी। सेकेंड पी का मतलब पार्टिसिपेशन, क्या मैनेज टीसीडब्ल्यूजी कंट्रोल के डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर पार्टिसिपेशन करती है कि नहीं, क्या कंट्रोल के बारे में इंपॉर्टेंस देती है कि नहीं, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। सी का मतलब कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंसी, क्या हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट बंदे को, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंसी का मतलब यही है जो पर्सन जिस वर्क में एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, उसको वही वर्क एलोकेट किया जाता है। एस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हिरार्ची कैसी है, टॉप मैनेजमेंट में कौन है, मिडिल लेवल में कौन है, किसके पास क्या पावर है, वो प्रॉपर है कि नहीं, डिफाइन। एच का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस पॉलिसी एंड कंपनी की ह्यूमन रिमरेशन की पॉलिसी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, रिवार्ड, इन सब की प्रॉपर पॉलिसी है कि नहीं। असाइनमेंट ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया गया है कि नहीं। एंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट का करने बिजनेस करने का, मैनेजमेंट का कंट्रोल के बारे में क्या ऑपरेटिंग स्टाइल है। तो बेटा ये आईपीसी की धारा में सांप जैसी सजा होती है, याद रखिएगा। आई का मतलब इंटीग्रिटी, सी का मतलब कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंसी, पी का मतलब मैनेजमेंट फिलोसॉफी, एस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एच का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, ए का मतलब असाइनमेंट ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पी का मतलब मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। फिर आता है बेटा फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था, यहीं से अपना कंट्रोल डिजाइन होता है। पहले मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट खुद रिस्क आइडेंटिफाई करती है, असेस करती है। ऑडिटर को यहाँ देखना है कि मैनेजमेंट ने कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई किया है और उस रिस्क को कैसे मैनेज किया है। तो मैनेजमेंट बेटा रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करती है, लाइक रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड रिस्क, फिर असेस करती है उस रिस्क को, फिर ये देखती है कि कितने चांसेस है उस रिस्क होने के और फिर एक्शन लेती है उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। रिस्क कई रीजन की वजह से अराइज हो सकता है, लाइक चेंज इन द लीगल रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया, लाइक रेगुलेटरी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, रिक्रूटमेंट, कंपनी के यहाँ सभी नए एम्प्लॉय आ गए, नए एम्प्लॉय से गलतियाँ ज़्यादा होगी, एरर ज़्यादा होंगे, कंपनी ने नई अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज की अकाउंटिंग पॉलिसी, गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये सब रीजन है रिस्क अराइज होने के। थर्ड वन इज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑडिटर को एग्जामिन करना है। एंड द फोर्थ वन इज द कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल एक्टिविटी मीन्स पॉलिसी प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी की मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स को कंप्लाई किया जाता है, लाइक परफॉर्मेंस रिव्यू, एक पर्सन के वर्क को दूसरे पर्सन को के द्वारा रिव्यू करना। सेकेंड इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट फिजिकल इंफॉर्मेशन मतलब अथोराइजेशन बेटा, कि कोई भी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग तभी होती है जब वो ट्रांजेक्शन अथोराइज होंगे, अप्रूव्ड होंगे। फिजिकल कंट्रोल्स लाइक इन्वेंट्री का कंट्रोल स्टॉक मैनेजर को नहीं दिया जाता है, जो स्टोर कीपर है उसको नहीं दिया जाता है। स्टोर कीपर केवल रिकॉर्ड मेंटेन करता है कितनी इन्वेंट्री इनवर्ड हुई, कितनी इन्वेंट्री आउटवर्ड गई, बट जो फिजिकल काउंटिंग होगी वो एक अलग पर्सन के द्वारा और उसका फिजिकल कंट्रोल अलग ऑफिसर के हाथ में होगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये सब एग्जाम्पल है कंट्रोल एक्टिविटीज।
नेक्स्ट कंसेप्ट इज द बेनिफिट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूट करने का बेनिफिट क्या क्या होता है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेनिक एराइज, ए 4 बार रहेगा, 4 टाइम, ARISE एराइज। ए का मतलब है बेटा वेदर एडवोकेट, कंपनी के यहाँ एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल यूज में है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं। सेकेंड ए का मतलब है वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज़ बियरिंग इफेक्ट ऑन हिज वर्क, क्या उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को भी क्या उसका वर्क पर इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसके ऑडिट वर्क पर। फॉर एग्जांपल इफ कंट्रोल ओवर वर्कर रिक्रूटमेंट एंड एनरोलमेंट इज वीक देयर इज लाइकलीहुड ऑफ डमी वर्कर नेम कैन बी। तो ये जो रिक्रूटमेंट कंट्रोल रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय अगर ये वीक रहेगा, इसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इसका मतलब उसका इफेक्ट ऑडिट पर पड़ रहा है, तो ऑडिटर को पता चल पाएगा कि क्या उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रेलिवेंट होंगे कि नहीं। थर्ड इज ए का मतलब है वेदर कौन सी अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक हमें अप्लाई करनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के बाद ही ऑडिटर डिसाइड कर पाएगा कि विच अप्रोप्रिएट, की इंक्वायरी करूं, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कौन सी टेक्निक हमें ऑडिट में फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया में कंट्रोल बहुत वीक है और कहाँ पर कंट्रोल बहुत एक्सेसिव है। तो 4 ए का मतलब हो गया, फर्स्ट ए का मतलब एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं ऑडिट में। तीसरा कि ए का मतलब है किस एरिया में कंट्रोल वीक है और किस एरिया में कंट्रोल एक्सेसिव है और अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक क्या होगी, दैट्स ए। आर का मतलब है बेटा कि हाउ रिलायबल रिपोर्ट रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट, मतलब क्या कंट्रोल अगर अच्छे हैं तो क्या कंपनी में रिकॉर्ड रिपोर्ट रिलायबल है, क्या क्या उसको उस पर भरोसा किया जा सकता कंपनी के रिकॉर्ड रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन पर। आर का मतलब रिलायबल रिपोर्ट। नेक्स्ट आई का मतलब वेदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है कि नहीं। आई का मतलब बेटा वेदर इंटरनल इफेक्टिव ऑडिट डिपार्टमेंट है कि नहीं, आई का मतलब। एस का मतलब है कि क्या कंट्रोल सेफगार्डिंग कर रहे हैं कि नहीं एसेट के बारे में, वेदर कंट्रोल आर सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द कंपनी, एस। और लास्ट ई का मतलब है बेटा हमको ये पता चल सकता है कि कहाँ पर एरर और फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लाइकलीहुड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इतने पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे बेनिफिट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ए का मतलब बेटा पहला है कि एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तीसरा एरिया कहाँ पर कंट्रोल वीक है और कहाँ पर एक्सेसिव कंट्रोल है, और नेक्स्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक कौन सी फॉलो करनी है। आर का मतलब बेटा रिलायबल रिपोर्ट, आई का मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है कि नहीं, एस का मतलब कंट्रोल सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं एसेट को, और ई का मतलब कहाँ पर फ्रॉड और एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद ऑडिटर कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के 4 मेथड होते हैं। एक होता है नैरेटिव रिकॉर्ड, दूसरा चेकलिस्ट होती है, तीसरा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर एंड फोर्थ इज द फ्लो चार्ट। सबसे पहले फर्स्ट मेथड है नैरेटिव रिकॉर्ड। इट इज ए कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम found in the operation by the auditor. Actual testing और observation is necessary before the such record is developed। मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑडिटर अपने ऑडिट स्टाफ को बोलता है कि तुम जाओ एंड क्लाइंट के यहाँ और वहाँ पर जो जो तुम्हें कंट्रोल मिलते हैं एरिया वाइज, वो सभी कंट्रोल को एक बुक या एक डायरी में रिकॉर्ड कर लो। जो उन्होंने बुक और डायरी में या अपने डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया अपने ऑडिट स्टाफ ने, उसी को अपन बोलेंगे नैरेटिव रिकॉर्ड। ये उन कंपनी के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पर कोई फॉर्मल इंटरनल, मतलब यहाँ पर पहले से कोई रिटर्न में कोई पॉलिसी नहीं बनी है, सिस्टम नहीं बना है, और स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, टू कंप्रहेंड, मतलब पूरे सिस्टम को कंप्रहेंसिवली लिखना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केवल दैट मीन्स रिकॉर्ड देखने से आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वीकनेस कहाँ पर है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। सेकेंड इज द चेकलिस्ट। Checklist means this is a series of the instruction or question which the member of auditing staff must be follow। ये क्वेश्चन होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन जो कि मेंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ को फॉलो करने होते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैनेजमेंट के स्टाफ लोग देते हैं, जो एम्प्लॉई हैं कंपनी के, उन लोग रेलिवेंट एम्प्लॉई लोग इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये ICQ है। और नेक्स्ट वन इज द फ्लो चार्ट टेक्निक। Flow chart is the graphical presentation of internal control in the organization is normally drawn to show the control or in the each section or subsection of the entity. It provides a concise and comprehensive way for review the internal control system
एंड इवैल्यूएट द फाइंडिंग। फिर हम टेस्टिंग करेंगे इंटरनल कंट्रोल की, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड री परफॉर्मेंस। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा कि कितना कंट्रोल इन्वायरमेंट कितना भी सेटिस्फैक्ट्री क्यों ना हो, ये खुद फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट और प्रिवेंट नहीं कर पाता, बस ये अदर कंपोनेंट को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट इटसेल्फ इज नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल दो टाइप के इम्प्लीमेंट होते हैं, डिजाइन होते हैं, एक मैनुअल कंट्रोल होते हैं और एक आईटी बेस्ड कंट्रोल होते हैं। डेट मीन्स जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में कंपनी बिजनेस करती है उसके आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरनल कंट्रोल होते हैं, जिसको बोलते हैं आईटी बेस्ड इंटरनल कंट्रोल। तो कंट्रोल मैनुअली भी हो सकते हैं और आईटी बेस्ड भी हो सकते हैं। बेनिफिट क्या है, अगर कंपनी आईटी बेस्ड इंटरनल कंट्रोल का यूज कर रही है, मतलब सिस्टम में ही इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, तो उसके बेनिफिट क्या होंगे, तो उसका एक न्यूमेरिक याद रखेगा, स्मार्ट टू C2। एस का मतलब है बेटा सेग्रीगेशन, हम प्रॉपरली ड्यूटी का सेग्रीगेशन कर सकते हैं, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, एम का मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम अपने एक्टिविटी के परफॉर्मेंस की, हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं। एडिशनल एनालिसिस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, ए का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। आर का मतलब रिड्यूस द रिस्क दैट कंट्रोल विल बी, मतलब कंट्रोल के ब्रीच होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, कंट्रोल को ब्रेक डाउन करने के चांसेस कम हो जाएंगे। टी का मतलब टाइमलाइन, इनहांस द टाइमलाइनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, हमको टाइमली सफिशिएंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। एंड सी का मतलब कंसिस्टेंटली अप्लाई द प्री डिफाइंड बिजनेस रूल, एंड उसी में सेकेंड सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करना, हम कंसिस्टेंसी बेसिस पर बिजनेस पॉलिसी अप्लाई कर पाएंगे और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो उस न्यूमेरिक याद रखिएगा, स्मार्ट C2। फिर बेटा रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल, आईटी आने के बाद क्या क्या रिस्क आए हैं ये अपन पहले भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, ऑटोमेटेड ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। लाइक कोई भी पर्सन अनऑथराइज चेज, इसका मैंने आपको न्यूमेरिक बताया था, फेल्ड टू ED, कोई भी पर्सन फेलुअर टू प्रोसेस, अनऑथराइज असेस करना डेटा का, चेंज इन द मास्टर फाइल, चेंज इन द program, unauthorized change in the program, IT personnel can gain access the system beyond the authority, inaccurate processing of data या inaccurate data process, ये सभी रिस्क हैं IT आने के बाद। इसके बाद इंटरनल ऑडिट की मीनिंग, इंटरनल ऑडिट कौन सी कंपनियों के लिए मैंडेटरी है, तो हर लिस्टेड कंपनी और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसका पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, या जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ है और जिसका बोरोइंग एक्सीडिंग 100 करोड़ है लास्ट ईयर में, तो उन्हें मैंडेटरी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना। और इंटरनल ऑडिटर मे बी द CA, मे बी द कॉस्ट अकाउंटेंट और मे बी द एनी अदर प्रोफेशनल। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, तो उसके बारे में ध्यान रखना। इंटरनल ऑडिट बेटा घर का आदमी होता है, GIR घर का आदमी होता है। तो इंटरनल ऑडिटर गवर्नेंस से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एंटिटी के मैनेजमेंट को हेल्प करता है गवर्नेंस फंक्शन में, कंपनी के मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है गवर्नेंस फंक्शन में, गवर्नेंस एक्टिविटी। सेकेंड इज द आई का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूट करता है और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवैल्यूट करता है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंटिटी को हेल्प करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और रिस्क को मैनेज रिड्यूस करने में। तो बेटा इंटरनल ऑडिटर के ये 3 मेन स्कोप होते हैं। दैट मीन्स इंटरनल ऑडिट इज ए एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। इंटरनल ऑडिट एक एश्योरेंस एक्टिविटी भी, एक ओपिनियन देना कंट्रोल सही काम कर रहा है कि नहीं, और एक कंसल्टिंग सजेशन भी देना अगर कुछ कमियां हैं। इंटरनल ऑडिटर बेसिकली ये 3 मेन काम करता है। एंटिटी के गवर्नेंस फंक्शन को इवैल्यूट करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बेटा 4 चीजें वो करता है। पहला, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूट करना, जो कंपनी क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन देखना, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन देखना कि कंपनी के यहाँ सभी लॉ के कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं, सभी
सभी लॉ के कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं, और रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिव्यू करना और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिव्यू करना, और लास्ट वन इज कि कंपनी के फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना।